बच्चे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, पॉलिसी विच वाज परस्यूड अंडर व्हाट द प्लानिंग कमीशन 1950 टू 1991। बच्चे सबसे पहले तो कर दी बच्चे, मैंने रिकॉर्डिंग चल रही। फर्स्ट क्या बच्चे, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ना जितना भी काम था वो कौन कर रहा था, गवर्नमेंट अपने अंडर लेती थी। गवर्नमेंट कहती थी कि मैं ना प्राइवेट सेक्टर के ऊपर अब इतना रिलाय नहीं करना चाहती, तो हर चीज के, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए ना बच्चे ज्यादा डिपेंडेंस किसके ऊपर थी, पब्लिक सेक्टर के ऊपर थी। और प्राइवेट सेक्टर्स को ना ज्यादा अलाउड नहीं था। अगर उन्होंने कोई भी बिजनेस शुरू करना है बच्चे, क्या करना पड़ता था उनको, अगेन दे हैड टू टेक व्हाट लाइसेंसेस, रजिस्टर कराना पड़ता था। और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे कि वो कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते। अब आप बुक का अगर देखना चाहते हो बच्चे, जस्ट सेकंड में आपको बता दे कौन से पेज पे है। ये रहा। हाँ जी बच्चे, फीचर्स कहाँ है बच्चे, पेज नंबर, हाँ नहीं इसमें जो बुक नहीं है इसमें, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नहीं है इसमें। हाँ है तो बेटा, पेज नंबर 17 ऑफ योर बुकलेट, पेज नंबर 17 बच्चा, ठीक है, लास्ट पेज है ऑलमोस्ट, सेकंड लास्ट, पेज नंबर 17। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी अंडर प्लानिंग टिल 1991 जो लिखा है बच्चा, या फिर क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। क्रिटिकल अप्रेजल मतलब ओवरऑल बता रहे हैं कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्या चीजें अच्छी थी और क्या अच्छी नहीं थी या ठीक नहीं थी बच्चे। सबसे पहले क्या था, डिपेंडेंस ऑन व्हाट, पब्लिक सेक्टर ना। व्हाट इज पब्लिक सेक्टर, जहां पे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है और जो इन्वॉल्वमेंट है वो मोर देन 26% होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ही बेसिकली सब कुछ रूल करिए कह लो। तो प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, वो हर जगह पे एंटर नहीं कर सकता था। गवर्नमेंट कहती थी ये जो 17 सेक्टर्स है ये मेरे हैं। तो मैं अगर कहीं पे भी कुछ भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, रजिस्टर करना है, तो आप पहले मेरे से क्या करोगे, यू विल हैव टू टेक अ लाइसेंस फ्रॉम मी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अगर एक बुक स्टोर भी खोलना है तब भी, ठीक है बच्चा। तो इकोनॉमिक पॉलिसी बिफोर 1991 इंडिकेटेड हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर। दस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, याद है ना, हमने कहा था कि पहले कौन सी थी 1948, ठीक है। अब कौन सी आई बच्चे 1956, तो 1956 की मॉडिफाइड थी बच्चे। एज मैनी एज 17, मैंने आपको बताया ना 17 इंडस्ट्रीज किसने रिजर्व की हुई थी अपने अंडर, पब्लिक सेक्टर ने। वो कहता था कि इसमें प्राइवेट तो मैं इंटर करने ही नहीं दूंगा। कितनी थी आदित्य बच्चा, 17 इंडस्ट्रीज, ठीक है, were reserved for the public sector as against 12 industries earmarked for private sector। और 12 इंडस्ट्रीज में बच्चे प्राइवेट सेक्टर को एंट्री करने का चांस था, बट उसमें भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है। It was realized that the objective of socialist pattern of the society could be achieved only through a comprehensive development of the public sector enterprises। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम, वैसे हमारी इकोनॉमी कौन सी थी बच्चे, मिक्स्ड, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि हमें उस टाइम पे क्या जरूरत थी कि सोसाइटी का ओवरऑल वेलफेयर हो। तो सोशलिस्ट बेनिफिट, वो जो फीचर था ना कि गवर्नमेंट को वेलफेयर करना चाहिए, याद है हमने कहा ना, वी टेक बोथ बेनिफिट्स ऑफ बोथ द सेक्टर्स, सोशलिस्ट एज वेल एज कैपिटलिस्ट। तो कह रहे हैं अगर हमारे को वेलफेयर करना है मनवी, तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होनी जरूरी है। तो गवर्नमेंट कहती है कि ज्यादा इंटरफेयर कौन करेगा, मैं करूंगी थ्रू पब्लिक सेक्टर। पहला पॉइंट समझ आया, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, ठीक है। दूसरा बच्चे, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये उसी से रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट्स थी, रजिस्ट्रेशन, आप आराम से कोई भी बिजनेस प्राइवेट सेक्टर खोल नहीं पाता था बच्चे। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948, जो पहले थी 1948, हमने उस दिन पढ़ी थी बच्चा, new industry in the private sector could not be established without a license and registration, right? तो easy है ना, देखो कुछ अलग चीज तो नहीं बोल रहे, पर आपको पॉइंट्स बनाने आएंगे। ऊपर वाले में पब्लिक सेक्टर में आप क्या करोगे, 17 इंडस्ट्रीज किसके लिए अलग से रखेंगे, पब्लिक सेक्टर के लिए।
ट्वेल्थ में प्राइवेट को अलाउड था, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से था, रिस्ट्रिक्टेड था, राइट। और मेन पर्पस क्या था कि ये हम फॉलो क्या कर रहे थे, वाई बिकॉज सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ वेलफेयर, ठीक है। दूसरा बच्चे हमारे रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मतलब कि बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी, उसके बिना प्राइवेट सेक्टर जो है रेगुलेट नहीं कर सकता था। नेक्स्ट इज द रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर वाज टू इंश्योर दैट देयर वाज नो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द प्राइवेट हैंड्स। अब कह रहे हैं ये क्यों था, ताकि ज्यादा जो पावर है वो प्राइवेट लोगों के पास ना रहे और मोनोपोली ज्यादा क्रिएट ना। ठीक है बच्चा, फिर से इसमें 2 पॉइंट्स क्या लिखेंगे, एक तो बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स थी, दूसरा इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेशन, मतलब इट वाज ओनली इन अ फ्यू हैंड्स। ठीक है बच्चे, आया समझ? हाँ, वेरी गुड। तो बच्चे प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, क्या कह रहे हैं, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो गवर्नमेंट थी ना हमारी, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, वो क्या कहते थे बच्चे, वो कहते थे कि सब सारी जगह पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठे क्या मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। तो ही वॉज, बच्चे शुमांग कहते थे कि इंडस्ट्री सेटअप करो। महात्मा गांधी जी क्या कहते थे कि छोटे छोटे घरों में चरखे लगाओ। शायद ना आप लोगों के साथ डिस्कस किया मैंने फाउंडेशन वालों के साथ किए। बच्चे दो व्यू थे किस टाइम पे ना, इंडिपेंडेंस में जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बननी थी, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बन रहा था ना, तो महात्मा गांधी जी का एक व्यू था, एक जवाहरलाल नेहरू जी का व्यू था। ठीक है, महात्मा गांधी जी का व्यू था कि हर घर में चरखा होना चाहिए, हर घर में हैंडीक्राफ्ट होना चाहिए, ताकि हर इंसान एम्प्लॉयड हो। सेल्फ रिलायंस था, वही है बच्चे कि हर इंसान जो है वो क्या हो, एम्प्लॉयड हो। ठीक है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी का सोच थोड़ी सी डिफरेंट थी, ज्यादा बड़ी थी। वो कहते थे कि नहीं, हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे और लोगों को कहेंगे कि आओ और काम करो। ठीक है, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री सेट करेंगे तो ज्यादा जो है ग्रोथ और जीडीपी ज्यादा होगा दैन हैंडवर्क, राइट। तो किसके व्यू को इंपॉर्टेंस दी गई उस टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, क्योंकि वो हमारे क्या थे बच्चे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे लास्ट, तो मैं आपको बता रही थी कि क्या हुआ था बच्चे, अब हम लोगों के पास इतना पैसा तो था नहीं कि हम बड़ी बड़ी मशीनरीज और इंडस्ट्री सेटअप कर लें। ठीक है, अब कुछ लोगों के तो हाथ में था, लेकिन कुछ लोगों के तो हाथ में था, फिर भी गवर्नमेंट क्या नहीं चाहती थी कि वो हमसे भी ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, राइट। तो उन्होंने क्या कहा, कहते जो स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, उनको बढ़ावा देते थे। उनको क्या करते थे, कहते थे यू गो एंड स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग एंड जनरेट इनकम। वाई, बिकॉज स्मॉल इंडस्ट्रीज है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। लेकिन अगर आप ह्यूज इंडस्ट्री सेटअप करोगे बच्चे, तो आपका नहीं आ रही है, लग रहा है मुझे आगे आगे तो वही तो होगा नहीं। तो क्या है, जो हमारे वो थे बच्चे, अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी, हेवी इंडस्ट्रीज थी बच्चे, वहां पे क्या हो रहा था कि क्योंकि सारा काम क्या होता है, ज्यादा कैपिटल उसके थ्रू होता है ना, कैपिटलाइजेशन होती, तो वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलती है और ज्यादा मोनोपोली क्रिएट होने के चांसेस थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट है ना ज्यादा उसको इनकरेज नहीं करती थी, जबकि ज्यादा हमें पैसा रेवेन्यू कौन कमा के दे सकता था, लार्ज स्केल। ठीक है, तो कह रहे हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाज रेगुलेटेड थ्रू सेवरल एक्ट्स, पर्टिकुलरली एमआरटीपी एक्ट, दैट इज मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जहाँ पे हमें ऐसा लगता था, मैंने वही कहा कि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि बड़ी इंडस्ट्रीज जो है पूरी पार लेके बैठे शुभंकर। वो कहते थे कि अगर एक ही इंसान के हाथ में पार है तो वो क्या करेगा कल को, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें रूल किया था ना, अभी ये इंडस्ट्री हमें रूल करेगी। ठीक है, तो इस वजह से वो ये नहीं चाहते थे कि लोगों को, लोग जो ये बिजनेसमैन है क्या कर सके, एक्सप्लॉइट कर सके। ठीक है, इस वजह से एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इस वजह से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को इतना ज्यादा मायना नहीं दिया गया, पुश नहीं दिया गया, बल्कि उनको रोका गया, पीछे खींचा गया थ्रू एमआर। बच्चे इट वाज राइट टू बिकॉज ऑफ देयर थिंकिंग, बिकॉज दे वर ऑलरेडी रूल्ड फॉर सो मेनी इयर्स, राइट। दे डिड नॉट वांट कि वो वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज हो। बट अदरवाइज इफ यू सी कि अगर जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑब्वियसली इट स्लोड आवर ग्रोथ उस टाइम पे। तभी तो हमारा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर आज भी उतना अच्छा नहीं कर रहा जितना बाकी नेशंस का करता है। कारण ही यही है, हमने कभी बड़ी इंडस्ट्रीज को बड़ा होने नहीं दिया। ठीक है,
फिर बच्चे अब क्या मैंने आपको बताया था, एमआरटीपी एक्ट की जगह जो अब आ चुकी है 2002 में, कंपटीशन एक्ट 2002 आ चुकी है। ठीक है बच्चे, पहले क्या थी, एमआरटीपी एक्ट 1956 की आ रही है, 1969। हाँ, एंड मीडियम स्केल को तो बिल्कुल ही नहीं है। आज के टाइम में मुझे लार्ज स्केल को भी मिल जाती है, जैसे रिलायंस वगैरह, उनको कोई मुश्किल नहीं है, दे कैन एंटर इनटू एनी इंडस्ट्री दे वांट। स्मॉल स्केल को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है, टैक्स रिबेट्स है, एग्जेम्पशंस है, सब्सिडीज है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जो मीडियम स्केल स्केल वाले हैं ना, वो हर जगह फंसते हैं कि उनको फंडिंग नहीं मिलती, उनको मेच्योरिटी की प्रॉब्लम है, उनको हर तरह की प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम इस टाइम पे बिजनेस टाइप फेस कर रहा है वो है मीडियम साइज आज के टाइम पे। ठीक है, तो बच्चे उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑन द अदर हैंड वो ऑफर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम द कंपटीशन, सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इन्होंने क्या किया, अलग से सिर्फ कह दिया कि ये जो काम है ना, ये कौन करेगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करेंगी, यहाँ पे लार्ज तो एंटर कर ही नहीं सकती। ठीक है बेटा, several boards like handloom board and silk board were established to promote the products of small scale industries in the global market। जैसे आजकल के टाइम में चलो ट्रेड यूनियन है, ठीक है, लेबर यूनियंस है, उस टाइम पे कौन से थे बच्चे, ये हैंडलूम बोर्ड, सिल्क बोर्ड थे। अब ये क्या है, सारा हैंडीक्राफ्ट काम है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के स्मॉल, देखो गांधी जी कह रहे थे घरों में करो ये काम, जवाहरलाल नेहरू जी कहते नहीं, हमारे इस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, हम चाहते हैं लोग काम करें, बट ऐसा काम करें कि जीडीपी की ग्रोथ थोड़ी सी बढ़िया हो सके। तो इस वजह से स्मॉल स्केल कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज जो है ओरिजिन यहाँ से हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की बात करें कि स्मॉल स्केल में कौन सी थी बच्चे, रेडीमेड गारमेंट्स, केमिकल्स एक्सेट्रा। केमिकल्स इंडस्ट्रीज में भी बच्चे कौन थे, लेबर ज्यादा काम करता था। गारमेंट में भी सारा सिल्क, कॉटन क्लॉथ, ये वो हैंडलूम्स, ये जो सारी चीजें थी यहाँ पे भी स्मॉल स्केल ही आती। समझ आए बच्चे, 3 पॉइंट्स हमने अभी तक क्या क्या किया है। कि पहली चीज तो हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, कितनी इंडस्ट्रीज थी बच्चे वहां पे, 17, बाकी 12 प्राइवेट के लिए थी। फिर सेकंड हमने क्या किया, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन से थ्रू लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, वेरी गुड। एंड फिर इकोनॉमिक पावर जो है शुड रिमेन इनटू शुड नॉट रिमेन इनटू अ फ्यू हैंड्स। ठीक है, इकोनॉमिक पावर की वो डिस्ट्रीब्यूशन था, राइट बच्चे। फिर हमने नेक्स्ट क्या करा, स्मॉल प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड प्रमोशन, क्या है उनकी प्रमोशन कर रहे थे, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को हम थोड़ा सा रेगुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें क्या था, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को रेगुलेट कर रहे थे थ्रू एमआरटीपी एक्ट उस टाइम पे, ठीक है, जो कि मोनोपोलीज ना क्रिएट कर सके। दूसरा बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है उनको प्रोटेक्शन दी गई, स्पेशली उनको रिजर्व करे जाते थे उनके लिए सेक्टर जैसे केमिकल और गारमेंट्स। ठीक है, फिर बचे सेवरल बोर्ड्स लाइक सिल्क बोर्ड एंड हैंडलूम बोर्ड जो है इनकी प्रोटेक्शन के लिए और बनाए गए थे। 3 पॉइंट्स क्लियर हैं बच्चे। आई एम टेलिंग यू दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप इवन अ सिंगल पॉइंट। कि मैं ये चैप्टर, मैंने सोचा ये टॉपिक में अच्छे से नहीं करती, नहीं, हर टॉपिक, हर जो पैराग्राफ है, हर पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट है फोकस ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। बच्चे क्या हो रहा था, कह रहे हैं वैसे भी मुझे एक बात बताओ, इकोनॉमी ग्रो कैसे करती है, सेव करके और इन्वेस्ट करके। सेविंग्स भी कहा, अगर हम उन सेविंग्स को आगे इन्वेस्ट करें तब, ठीक है ना। तो यही बात कह रहे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स वर आइडेंटिफाइड एज द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहे हैं कि कोई भी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर सकती है, by saving and then channelizing those savings into investment, desired investment, so that we can earn the required rate of return, right? तो कह रहे हैं हाई इंटरेस्ट रेट्स वर ऑफर्ड टू प्रमोट सेविंग्स व्हाइल इन्वेस्टमेंट्स वर इंड्यूस्ड थ्रू सब्सिडीज एंड कैपिटल ग्रांट्स। कह रहे हैं हम अगर से सपोज मैं बैंक हूं, मैं आप लोग क्या हो, पब्लिक हो, मैं आप लोगों से अगर पैसा अपने पास रखवाना चाहती हूँ तो मैं कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट करूंगी, बाय ऑफरिंग यू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस, तो क्या सेविंग्स पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, और कैपिटल पे क्या क्या होगा, तो कैपिटल पे मैं अगर से सपोज इन्वेस्टमेंट्स है, यस मैं चाहती हूँ कि आप लोग अब क्या हो, अब यू आर नॉट हाउस होल्ड बट यू आर नाउ ऑल बिजनेस। तो मैं आप में गवर्नमेंट में बाय बाय ऑफरिंग यू सब्सिडी, इन्वेस्ट सॉरी इंसेंटिव्स वगैरह दे देंगे कि आओ यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करो और आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स हॉलिडे रहेगी यहाँ पे। ठीक है बच्चा, 4 पॉइंट्स क्लियर।
ठीक है। फिफ्थ पॉइंट बच्चे प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। बच्चे ये वही बात है। हाँ, पहले हमारी जिस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी गवर्नमेंट की वो अलग थी, इंग्लिश गवर्नमेंट की। हमारी क्या थी, हम अभी भी इवन टुडे बच्चे व्हाट वी डू इज वी इम्पोज हेवी टैक्स ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट्स एंड ऑलमोस्ट ऑल नील टैक्स रेट्स ऑन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट पे है कुछ चीजों में तो टैक्स है, लेकिन ज्यादा में नहीं है, ज्यादातर पे 0% टैक्स है। ठीक है ना, टैक्स फ्री है, रादर आपको सब्सिडीज मिलती है इफ यू एक्सपोर्ट आउटसाइड। मतलब गवर्नमेंट आपको कहेगी 1000 रुपए की चीज है, चलो तुम ऐसे करो 1000 रुपए मत दो, तुम 900 दे दो, 100 रुपया तुम्हारा मैं भरपाई करूँ। सब्सिडी इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट, क्या करेगी, इंसेंटिव देगी, जिसको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स कहते हैं। तो बच्चे यही बात है, domestic industry was protected from foreign competition, high import duty and quantitative restrictions were levied on imports. बच्चे ये सब उस टाइम की बात नहीं today. A lot of things. कह रहे हैं कि जिससे हमें सपोज कुछ जगह पे सिर्फ वैल्यू के ऊपर टैक्स है, जिसको हम स्पेसिफिक टैक्स बोलते हैं। कुछ चीजों के ऊपर आप वेट क्वांटिटी के हिसाब से टैक्स लगाते हो, कईयों पे दोनों के ऊपर कंबाइंड या कंपाउंड टैक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद बच्चे वेरिएबल टैक्स होता है, कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जैसे हमारी गवर्नमेंट है कहती तुम बाहर जाके सस्ते में माल बेचो, मैं तुम्हारे को पैसे कम करके दे रही हूँ, सिर्फ मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट इंसेंटिव। तो वहां की इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, चाइना में कोई माल बच्चे बहुत सस्ते में बिकता है, से सपोज चाइना से इंडिया में 100 रुपीज में कोई चीज आ जाती है, बिक जाती है मार्केट, और हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट है वो सेम चीज 150 से कम में नहीं बना सकती। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको उसको 200 टैक्स कह देगी कि 100 रुपीज की चीज है, उसके ऊपर 200% टैक्स पे करो, 200% टैक्स पे करो। दैट इज अगेन व्हाट, के जॉब रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो ना, और डिस्क्रिमिनेटरी इंटरनेशनल टैरिफ पॉलिसीज है, टैरिफ मींस टैक्सेस, वो लवाई कर रहे हो ताकि आपकी डोमेस्टिक जो मार्केट है वो बच रहा है। बच्चा अगर मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे अगर 150 या 200 की कोई चीज मिलती है और बाहर से आपके पास 100 रुपीज की चीज आएगी, तो व्हाट डू यू प्रेफर, बाहर वाली चीज। बट इंडिया क्या चाह रहा है, मेड इन इंडिया चीजों के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट कैसे कर रही है इनकरेज, बाय इम्पोजिंग हैवी, ताकि हमारी इकोनॉमी तो ग्रो। अगर हम बाहर से इंपोर्ट ही कराते रहेंगे तो हमारे पास रिजर्व सारा खत्म हो जाएगा, हमारी मार्केट्स जो है, हमारी इंडस्ट्रीज पहले की तरह बंद हो जाएंगी जैसे ब्रिटिश एरा में हुई थी। तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट नहीं चाहती। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, अगेन वही जो मैं कह रही हूँ ना, सेल्फ रिलायंस या मेड इन इंडिया, दैट इज नोन एज व्हाट, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट क्या कहती थी, याद है कुछ साल पहले ऐसी चीज चली थी कि चाइना की सारी लाइटों पे बैन लगाओ और दिए जलाओ, जब से मोदी जी आए थे उन्होंने ज्यादा इसका करा था प्रचार। ठीक है, तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग इम्पोर्टेड और फॉरेन गुड्स, use or develop something which substitutes those products which you actually rely on through imports। कह रहे हैं इम्पोर्ट की जगह ना तुम यहाँ पे वो चीज बना के दो, तो हम तुम्हें बेनिफिट सब्सिडीज देंगे, तुम्हें टैक्स एग्जेम्पशन देंगे, तुम्हें बेनिफिट्स किसी भी तरह के देंगे, हर तरीके से। गवर्नमेंट कह रही मैं रिबेट दूंगी, मैं सब्सिडीज दे रही हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी, तुम आइडिया लेके आओ। बीच में ऐसा भी आया था, गवर्नमेंट कहती थी जिसका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है उसको हम करेंगे, जैसे अब वो है क्या नाम है, तो फिश टैंक में कहते हाँ, तो वो भी क्या है, इन्वेस्टर्स बैठे। बट वही अब गवर्नमेंट करते हैं, गवर्नमेंट कहती है यू गेट मी गुड एंटरप्रेन्योरल इनोवेशनल आइडियाज। हाँ, बहुत ज्यादा बीच में स्कीम चली थी, आज से 5-7 साल पुरानी बात है, अभी की यही है ना, थोड़ी सी पुरानी। तो बच्चे यही तो गवर्नमेंट क्या कह रही थी, कह रही तुम आइडियाज लाओ ताकि हम तुम्हें सपोर्ट करें। वो क्या तुम्हें सपोर्ट करिए, वो ओवरऑल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है। बच्चे जीडीपी ग्रोथ तो हमारा बढ़ेगा ना अगर इम्पोर्ट्स कम होंगी, और हम वही चीज बाहर एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो हम और पैसा भी तो कमाएंगे। तो उसको क्या कहते हैं, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब जब आप बाहर का सामान जो आप इम्पोर्ट करते थे, आप इंपोर्ट ना करके आप डोमेस्टिक कंट्री में ही उसकी प्रोडक्शन रादर करके बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर। समझ आई बात, है ना, पढ़े हम। कह रहे इट इम्प्लाइड दैट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दैट वर इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है,
द बेसिक आइडिया वाज टू सेव फॉरेन एक्सचेंज एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट। यही बात करी हमने कि क्योंकि बच्चे जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे को क्या करना पड़ता है, दूसरी की करेंसी में पैसा देना पड़ता है, और वो करेंसी का पैसा कहाँ से आता है, जो हम देते हैं आरबीआई के पास होता है, उसको रिजर्व्स कहते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स। यस, चैप्टर पढ़ेंगे फॉरेक्स में, बट आपको समझ आ रहा है। तो बच्चे जब मैं खर्चा करूंगी, मैं पैसा लेती तो वो हम गवर्नमेंट से तो एक्सचेंज कराते हैं, जब हम बाहर घूमने भी जाते हैं तो हम करेंसी एक्सचेंज कराते हैं, राइट। तो बच्चे वो गवर्नमेंट के पास ही तो होती ना, आरबीआई के पास तो है करेंसी वो, है ना। वो कह रहे हैं कि हमारे पास रिजर्व कम हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग गवर्नमेंट मतलब कि कहती है कि आप क्या करो, एक्सपोर्ट करो, ठीक है। इंडिया में ही वो सामान बनाओ जिसको आप पहले इम्पोर्ट आ रहे हैं समझ। फिर है बच्चे रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कैपिटल। अब ये क्या बच्चे, फेरा, पहले ना एक एक्ट होती थी फेरा करके, सर है एक सेकंड में आएंगे, वो सर से काम है। मुझे तो पहले क्या था, फेरा नाम की एक चीज थी, ठीक है, जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये क्या करती थी कि जो भी हमारा फॉरेक्स मतलब दूसरी कंट्री के साथ जो भी लेन देन था बच्चे, वो रेगुलेट कौन करता था, फेरा करता था। रेगुलेशन मतलब मना करता था कि आप ज्यादा जो है लेन देन मत करो रिजर्व के पैसों का। यस, अब उसकी जगह जो एक्ट आई है उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, FEMA। ठीक है, वो कहती है मैं मैनेज करूंगी जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, दैट एक्सपोर्ट शुड बी रादर ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स। ये क्या करती थी, रेगुलेट करती थी, कंट्रोल करती थी, रिस्ट्रिक्ट करती थी। ये क्या है, मैनेजमेंट एक्ट है, ये मैनेज करती है, ये बोलती है आप करो, पर ज्यादा कोशिश क्या करो कि आप एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सको, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कैपिटल बचे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या अलाउड थी उस टाइम पे, पहले टाइम में के बाद हुई थी ना, यस, जब LPG पॉलिसीज आई। बेटे उससे पहले इंडिया बहुत डर चुका था कि अगर हमने बाहर के लोगों को दोबारा से आने दिया तो हम फिर से गुलाम बन जाएंगे दूसरों में। तो FDIs अलाउड नहीं थी, लेकिन अब देखा आपने 100% FDIs भी अलाउड है अब आजकल के टाइम में, यस अलाउड। तो उस टाइम पे बच्चे क्या अलाउड थी, नहीं, वाई, बिकॉज फेरा डिड नॉट अलाउ दैट। फेरा कहती थी आई कैन नॉट लेट एनीबडी एल्स कम इन, बट फेमा आई, फेमा कहती कोई नहीं, लेट्स मैनेज इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एवरीथिंग, बिकॉज तब तो हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तब क्या हो जाएगा हमारे पास ना, मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि हिंदू ग्रोथ रेट था तब, हिंदू हिंदू GDP ग्रोथ रेट था फॉर 3 इयर्स, जब हमारी इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल क्लोज थी, हमने बिल्कुल किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया था, 3% था। हाँ, बस वो यही घूमता रहेगा। यस, तो इस वजह से हमारे को अपने आप को ओपन इकोनॉमी करना पड़ा, कि पढ़ेंगे अभी वही चीजें आएंगे LPG में, ठीक है। तो बच्चे द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड थ्रू फेरा। This was to minimize economic control of the domestic market by foreign investors. We did not want others, the foreigners, to come and regulate us again. ठीक है, we just wanted कि ठीक है हमारी इकोनॉमी चलती रहे, लेकिन FDIs ना हो। If they want, they can purchase our shares और मे बी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं करेंगे, हमारे थ्रू ही करेंगे। कंट्रोल किस करेगा, हमारा। FDI क्या होती है बच्चे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, जब फॉरेनर्स आते हैं और अपना बिजनेस अपने नाम पे हमारा यहाँ पे सेटअप करते हैं और हम लोगों को एम्प्लॉय करते हैं यहाँ पे। और FDI जो नहीं होती, नॉर्मल होता है कि हमारी कंपनी है, इंडियन कंपनी, और तुम उसमें बस पैसा लगा रहे हो या आगे एम्प्लॉयमेंट ले रहे हो। MNC तो वही बची, FDI सारी हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। यस, जो यहाँ पे आगे स्टैब्लिश होगी अपने आप उसको यहाँ रजिस्टर, यहाँ पे जो रजिस्टर हो जाती है, जिसको FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, यहाँ पे आके उन्होंने अपना बिजनेस पूरा चालू कर दिया, शुरू कर दिया, कुछ MNC पहले नहीं थी, है ना। ये तो अभी नहीं, यस, इसके बाद हो गया मुझे, जब काम आफ्टर इसके बाद के एरा के बाद ही आई है, इस टाइम में तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो बच्चे क्या क्या लिखोगे अब दोबारा से अंडरलाइन। हाँ जी बच्चा, मैगडी, मैगडी। बच्चे पहले वाले में याद रहेगा कि क्या क्या लिखना है आपने, पहले तो कि ये हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट 1966 लर्न करना चाहिए बच्चे। तो 17 इंडस्ट्रीज प्राइवेटली 14 थी, और ऑब्जेक्टिव क्या था, हाँ सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव हमारे को चाहिए था बच्चे। रेगुलेटेड डेवलपमेंट में क्या लिखोगे बच्चे, एक तो यही
हाँ, ये लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन एंड नो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। फिर बच्चे प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल वाले में क्या लिखोगे कि स्मॉल स्केल को ज्यादा दिया गया इंपॉर्टेंस, एमआरटीपी एक्ट के से हम डर के हमने उसको आने नहीं दिया ज्यादा लार्ज स्केल को। यस, स्मॉल स्केल में ज्यादातर हमने प्रिजर्व किए थे, रिजर्व करी हुए थे एरियाज जश्न, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन काम कर सकता था, स्मॉल स्केल ही कर सकते थे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ बच्चे यहाँ पे लिखना मुझे, several boards like handle safe were established to promote small scale industries। यहाँ तक समझ आया। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमने क्या किया था, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पे रिलायंस था। तो सेविंग्स कैसे करा पाऊंगी जब मैं तुम्हारे हाई इंटरेस्ट होगी, एंड इन्वेस्टमेंट कैसे करा पाऊंगी, सब्सिडीज एंड ग्रांट्स दे पाऊंगी, राइट। फिर बच्चे प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन में क्या आएगा, ये हमने पढ़ लिया था। हाँ, कि बच्चे हमने क्या करा, हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा, ठीक है ना। तो बच्चे ये क्या था, प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन कंपटीशन से। हाँ, और प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, ध्यान रखो बच्चे, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन जब है तो हम इंपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं अपनी डोमेस्टिक कंट्री को बचाने के लिए, डोमेस्टिक मार्केट को। बच्चे फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और मेन आइडिया क्या है, फॉरेक्स को प्रिजर्व करना। दोनों के बीच में फर्क लिख पाओगे, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो बच्चे रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल में एफडीआईज आ जाएंगे, क्योंकि कैपिटल है ना, तो एफडीआईज आ जाएंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, ठीक है। और फिर फेरा, फेरा उस टाइम पे आए, ठीक है बच्चे। फेरा क्या कहता था कि हमने जो है रिस्ट्रिक्ट कर दी है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स इनटू इंडिया। दिस वाज टू मिनिमाइज इकोनॉमिक कंट्रोल। करना नहीं चाहते, हम चाहते ही नहीं है कि इकोनॉमिकली जो दूसरी कंट्रीज है हमारे को कंट्रोल कर सके। हाँ जी, फिर मारे, ठीक है। चलो आगे बच्चा, द वेरियस पॉइंट्स इन सक्सेस और अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग। बच्चा कुछ चीजों में तो प्लानिंग अचीव करी, सक्सेसफुल रही, कुछ में नहीं भी सक्सेसफुल रही। अब सक्सेसफुल एरियाज कहते हैं बच्चे इंक्रीज इन नेशनल इनकम। कह रहे हैं हमारी नेशनल इनकम जो है ग्रो हुई, कैसे हुई इसका लिखो, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे बच्चे। ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर प्लानिंग इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इंक्रीज द रेट जस्ट 0.5%। पहले क्या करे, इकोनॉमिक प्लानिंग जब मतलब मेरे पास बच्चे, जब मेरे पास प्लानिंग कमीशन नहीं था ना, मतलब 1950 पहले की बात कर रहे हैं, तो बच्चे कितना ग्रोथ रेट था, सिर्फ 0.5%। ठीक है, और हमारी इकोनॉमी की एकदम स्टैंडर्ड इकोनॉमी टाइप, क्या थी स्टैंडर्ड, मतलब जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हुई है, ठीक है। फिर इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 12th प्लान। 12th प्लान याद करो, 2012 to 2017 था। उसमें हमने क्या एस्टिमेट हुआ था, 6.8%, ठीक है, was against the target of 8% हमने अचीव किया, ठीक है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग 12th प्लान वाज 6.8% अगेंस्ट टारगेट 8%। इसमें 6.8 हमने अचीव कर लिया था, ठीक है। The हाँ, the increase in national income was estimated to be 6.9%। अब क्या कह रहे हैं, फिर से सुनो, कह रहे हैं increase in national income during the 12th plan was this much। increase था बच्चा, ये कितना था, increase, एक सेकंड रुको मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ। एक तो आप ये करोगे इंक्रीज, इंक्रीज मतलब इतने से बड़ी है, ठीक है, इतने से बड़ा था, ठीक है बच्चे। The increase in national income during the 12th plan was 6.8% as against a target of 8%। फिर उसके बाद 18-19 तो 12th प्लान के बाद की बात है ना बच्चे, तो उस टाइम पे नेशनल इनकम हमने कितनी एस्टिमेट करी, 6.9%। समझ आ गई बातें क्या कह रहे हैं, समझ आ रहा है बच्चे, अलग अलग बातें फिर से बता देती हूँ कि हमारा टारगेट क्या था 8%, उसमें से अचीव हमने कितना कर लिया 6.8। फिर प्लानिंग के खत्म होने पे 2017 में हमारा 12th प्लान था, 18-19 में 6.9%। तो thus during most plans we failed to achieve the target rate of growth। तो भी 8 into 3, बट फिर भी ठीक है, ग्रो तो हो रही, ठीक है। तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम जरूर था। पहले कितनी थी बच्चे, याद करना है, रट्टा मारना है, 0.5% थी बच्चे बिफोर प्लानिंग कमीशन, ठीक है। फिर 12th 5 ईयर प्लान में सारे बताएंगे 6.8% थी, यस अगेन 8%, यस
लेकिन यूजुअली हम ज्यादातर में फेल ही थे टू अचीव द टारगेट, बट स्टिल वी वर ग्रोइंग, स्टिल वी वर ग्रोइंग। ये लिखा नहीं हुआ बेटा, फोन फेंकता बच्चा डिस्टर्ब हो गया। हाँ ये लिख लो बेटा, फिर फटाफट लिखो। आप 2009 वाला मत लिखना, क्योंकि ये प्लानिंग कमीशन तक का लिख रहे हैं ना। 2008 एंड 18 एंड 19 वाला मत लिखना, ठीक है। टारगेट ऑफ 8% तक लिख सकते हो आप। एक सेकंड रुक जाओ, होल्ड ऑन प्लीज, डोंट राइट इट, जस्ट अ सेकंड, व्हाई आई टेल यू व्हाई। क्योंकि बच्चे ये जो है ये हम पढ़ रहे कहाँ तक है, 1990 तक पढ़ रहे हैं ना, 91 तक। ये आगे का गिवन है ना बच्चे, हमारा जो प्लानिंग कमीशन है, ये जो ये वाली बात कर रहे हैं, ये तो 2012 टू 17 की बात है ना। 6.8 तो ये मत लिखो, डोंट राइट इट। हाँ बस यही कर लो। इसमें क्या है, लेस देन 1% है तो आप लेस देन 1% ही करो अंडरलाइन, ठीक है। एंड इट इंक्रीज फ्रॉम 2.1% टू 5.9%। तो अब हम यही लर्न करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, इसी से पढ़ा देती हूँ बच्चे। 1%, लेस देन 1% से पहले इंक्रीज हो रही थी तो स्टैग्नेंट ग्रोथ थी बच्चे। उसके बाद हमारी कितनी हुई, 2.1 से 5.9 तक, ठीक है। इतना हमने ग्रोथ देखी है, राइट। फिर उसके बाद बच्चे इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम निकी? जितनी भी वर्ल्ड हमारी इकोनॉमी की इनकम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लोग, तो एक इंसान मतलब पॉपुलेशन, यस, एक इंसान कितना पैसा कमा रहा है वो ऐसे ही एस्टिमेट लगा रहे हैं। तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, दैट इज पर कैपिटा इनकम। किसी और को नहीं पता तो बच्चे प्लीज बताओ, समझ आया? हाँ। Over the time per capita income has recorded a significant rise। बच्चे किताब में ही देखेंगे, आपके ये जो है पेज नंबर 18 वाला। इट रेफर्स, हाँ जी, मैं ये वाला पहले पढ़ती हूँ, ये वाला। It refers to the per capita availability of national income. It increase in per capita income is a good indicator to assess economic growth. Yes, it increased from 1.8% in 1956 to nearly 3.6% in 1990। तो बच्चे ये वाला तो रेफर ना ही करो, क्योंकि 18-19 का गिवन है। हम ये तो पढ़ ही नहीं रहे ना अभी, ये वाला एरर तो वी आर नॉट लर्निंग ओनली, ठीक है। तो उसको एक बार ही छोड़ दो। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, ये पढ़ रहे हैं इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम कहां से कहां तक हुई है बच्चे। पहले 1.8% थी, फिर उसके बाद 3.6% होगी इन 1990, ठीक है। फिर से लर्न करते हैं बच्चे। नेशनल इनकम में ग्रोथ पहले क्या थी, लेस देन 1% थी, फिर 1990 तक में 2.5 टू 5.9 तक हो गई बच्चे। पर कैपिटा इनकम क्या था, हाँ जी, 1.8 से 3.6, मतलब ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट क्या डबल ही हो गई, डबल हो गई। तो बच्चे जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बच्चे कह रहे हैं पहले तो न्यू मतलब कह रहे हैं इनोवेशंस, न्यू पॉलिसीज इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, द कंट्री वाज एबल टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इन 1990 एम्प्लॉयमेंट वाज प्रोवाइडेड टू नियरली 350 लाख पर्सन्स एज अगेंस्ट 70 lakhs इन द ईयर 1956। तो 1956 में कितने लोग एम्प्लॉयड थे, 70 lakhs, लेकिन 1990 तक कितने हो पाए, 350 lakhs, ठीक है। तो अब ये दो स्टैटिस्टिक्स क्या लर्न करोगे, 1990 में क्या कितने हो गए बच्चे, 350 lakhs, एंड उससे पहले कितने थे, 70 lakhs। इसका ऐसे करूंगा, मैं टेबल बनवा दूंगी अभी आप, ठीक है। उसके बाद देखो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर में बच्चे, ड्यूरिंग द पीरियड आर इंडस्ट्रीज बेस बिकेम स्ट्रॉन्ग, इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टार्टेड ग्रोइंग एंड बिकेम डाइवर्सिफाइड। We are producing all kinds of consumer and capital goods in India. During this period, growth of industrial production has been around 7%। कह रहे इंडस्ट्रियल एरिया में कैसे ग्रोथ हुई, मॉडर्नाइजेशन, इनोवेशन के थ्रू न्यू न्यू कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स हम प्रोड्यूस करने लग गए। तो बच्चे उसकी वजह से हमारा क्या हुआ, जो गुड्स ये था
जीडीपी था, ग्रोथ रेट, सॉरी, ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हुआ? 7% पर एनम। कितना हुआ? 7% पर एनम। तो अंडरलाइन करोगे 7%। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बचे, जैसे हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन वगैरह, द डेथ रेट केम डाउन फ्रॉम 27 पर थाउजेंड इन 1951 टू नियरली 8 पर थाउजेंड इन 1990। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज फ्रॉम 32 ईयर्स टू 64 इन 1990। ठीक है, तो अब एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा। हाँ, हाँ, फिर तुम्हें मरने वाले थे अगले साल। मतलब इस साल मर जाती। हाँ, तो 70 है, 69 देते हैं ऑनलाइन, 69 है, बट आई थिंक उससे भी ज्यादा है यार। हाँ, रहते हैं इतने, 70-75 तक रहते हैं, मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है इतने तो रहे ही हैं, इन लॉज भी मतलब। हाँ, हाँ, सच्ची झूठ नहीं बोल रही, 80s में रहे हैं ज्यादा तक। हाँ, ऐसे तो मेरी जो परदादी नहीं होती, मतलब मेरे पापा की दादी, शी वॉज 106 when she died। और इतनी, उससे पहले 100 साल तक तो वो शी वॉज वेरी एक्टिव, लाइक कंपैरेटिवली वेरी एक्टिव, लाइक आटा उटा गूंद देती थी। ऐसे मंदिर के अपने वो छोटे छोटे से जैसे खोली बर्तन, और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के घर पे रखे हुए थे, तो उनका पाठ वगैरह पूरा करना, वो बत्तियां सी बना देना, पता नहीं क्या क्या करते रहते लोग। मतलब 100 साल तक। और हम, मेरे को ऐसा लगता है मैं अभी तक, अभी मैं अर्ली 30s में हूँ, लाइक आई एम 31, आई टर्न 32 दिस ईयर, तो मेरे को ऐसा लगता है अभी से ही मैं तो बुढ़ी हो चुकी हूँ। सेम तुम्हारी एज को, तो मैं सुपर एनर्जेटिक। अचीवमेंट्स वाले में ऐसे करोगे आप, पहले क्या लिखोगे? प्रायर, प्रायर, इसमें सॉरी, प्रायर नहीं, 1956 के आसपास के है ना सारे बच्चे, स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे 1956। हाँ, और फिर 1990 में के बाद, ठीक है, 1990 तक, राइट। इसमें नंबर 1 बच्चे पहले लिखोगे नेशनल इनकम, ठीक है, हेडिंग में। यहाँ पे बेसिस लिख देना ऊपर, बेसिस। नेशनल इनकम आएगी बेटा पहले में, नेशनल इनकम लेस देन 1%। ठीक है बच्चा। फिर यहाँ पे कितना हुआ हमारा? 2.1। अच्छा, सॉरी, राइट, सॉरी। तो यहाँ पे ब्रिटिश रूल था ना ये तो। ऐसे कर लेते, फिर तीन तीन बना लेते, रुको एक सेकंड, मुझे पहले बनाने दो। कोई बात नहीं। ब्रिटिश रूल में लेस देन 1%, ठीक है, ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट। फिर बच्चे यहाँ पे क्या आएगा? 1956 वाला, और फिर ये 1990 वाला। बच्चे इसमें 2.1% था, और यहाँ पे कितना हुआ? 5.9%। ठीक है बच्चे। नंबर 2, इंक्रीज इन पर कैपिटा, पर कैपिटा, पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे नील है 1.8%, और डबल हो गया 3.6। फ्री में बच्चे, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पहले 70 lakhs थी, और अब 350 है, यस। एक सेकंड, ये था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्क्रॉल कर दो बेटा। अच्छा, सॉरी। फोर्थ में बस आया इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। बच्चे इसमें सिर्फ एक स्टैटिस्टिक है, वही 7%। प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, प्रोडक्शन, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहाँ पे आप बल्कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की जगह ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ही कर लेना, ठीक है, सेक्टर की जगह, ताकि इजी रहे। कर दूं स्क्रॉल बेटा थोड़ा सा, जस्ट।
ना चलेगा। लास्ट से बचे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेथ रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले में नील, सेकंड में यहाँ पे क्या था बच्चे मेरा, एक लाइफ लिखोगे। लाइफ से भी पहले डेथ रेट है ना, नहीं लाइफ हाँ पहले डेथ है, डेथ रेट है। क्या हो गया मुझे, है ना, डेथ। और यहाँ पे क्या बचे, 27 पर थाउजेंड, 8 पर थाउजेंड। और यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना हो गया, 32 to 60। ढंग से बनाना, तुम्हें इतना मत करना। एक इसके वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्स। नेक्स्ट वही करते हैं पहले। चलो बेटा आगे। फिर नेक्स्ट जो है उसके नीचे क्या गिवन है, फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टिल 1991। बच्चे एक तो क्या है, हम कभी भी पॉवर्टी को कॉम्बैक्ट कर ही नहीं सके। क्या हुआ, सबसे पहले तो पॉवर्टी को कभी भी हम खत्म ही नहीं कर सकते। एब्जेक्ट पॉवर्टी मींस देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉवर्टी, लॉट ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। The number one, increase in poverty. The number of people who fail to get the basic necessities of life increasing considerably. The policies adopted by the government till 1990 were very rigid and were not able to generate more employment opportunities and more income. How? Why? Because government के हाथ में ही सारा था, प्राइवेट लोगों के पास जो कुछ था ही नहीं मुझे। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा था, रिस्ट्रिक्शंस थे और रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑल्सो। तो गवर्नमेंट कितना कर पाती थी, सिर्फ अपने हिसाब से, अपनी चतर के हिसाब से बाकियों को करने नहीं देती थी। तो ऑब्वियसली जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाज ऑब्वियसली लेस दैट टाइम। तो अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, इनकम ही नहीं होगी, तो ऑब्वियसली पॉवर्टी भी ज्यादा होगी, वाइड स्प्रेड थी। ठीक है, पहला क्या है, पॉवर्टी। नंबर टू क्या बचे, कंसिस्टेंट राइज इन प्राइसेस। क्या हो रहा था बच्चे, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट। ठीक है, हर चीज महंगाई बहुत ज्यादा हो रही थी, बस पैसा जो है उसकी वैल्यू कम हो रही थी और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो डिस्पाइट ऑफ सम प्रोग्रेस शोन बाय पॉलिसीज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट इन 1991, it was observed that the government could not control persistent rise in prices या फिर inflation. Price level increased from nearly 6% in 1956 to 16.7% in 1990. तो इसमें क्या है बच्चे, एक ही है क्या, 6% से 16, सॉरी हाँ 6% to 16.7, मतलब 10.7% इंक्रीज इन इन्फ्लेशन हो गया बस इन्हीं कुछ 40 सालों में। ठीक है, 40 भी नहीं है, उससे भी कम है, 34। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो आज भी है बच्चे, बात तो वही है ना, विशिष्ट सर्कल ही लग रहा है। ठीक है ना, कि एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही, एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही, प्राइसेस बढ़ रहे हैं और पॉवर्टी भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन तो है राइट। तो ये तीन चीजें ही है ना बेसिकली। तो क्या है बच्चे, consistent rise कर लिया हमने, problem of unemployment. Though the initiatives taken by the government did generate more employment opportunities, unemployment did not succeed. तो कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही थी बट उतनी नहीं बढ़ रही थी जितनी बढ़नी चाहिए, तो उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट वाज अगेन व्हाट, वाइड स्प्रेड। ठीक है, द मेजर कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम वाज हायर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्योंकि बहुत ज्यादा थी हमारी कंट्री में, इंक्रीज ही हो रही है, हमने पढ़ा ना उसका, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के बाद से इंक्रीज ही हो रही है 1921 के बाद से। The number of unemployed increased from 54 lakh persons in 1956 to 85 lakh people in year 1990. तो ऐसे कर लो, फेलियर्स का भी एक ब्लॉक बना लो और उसमें दोनों पॉइंट्स लिख लो, कंसिस्टेंट राइज इन प्राइसेस एंड प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
तो कंसिस्टेंट में इन्फ्लेशन लिख लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इन्फ्लेशन, और दूसरे में क्या लिखोगे, अनएम्प्लॉयमेंट। दोबारा से बच्चे वैसे ही नीचे आगे फेलियर्स का पॉइंट बना लो। फेलियर्स में नंबर 1 क्या लिखोगे आप, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितने से इंक्रीज हुआ बच्चे, 6 to 16.7%, यस। एंड बच्चे प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट किससे कितने से कितने बढ़ गई, यस, 54 लाख पीपल टू 85 लाख पीपल, 54 lakh person to 84 lakh persons, sorry, because of growing population, because of growing population. मनमीत आपकी क्लास है अभी, श्रुति नागस? नहीं, मैं एक मिनट वही सोच रही हूँ कि अगर मैं छोटा सा कोई टॉपिक अभी करा सकूँ तो मैं वो करा दूंगी, नहीं तो मैं क्लास ओपन ही कर दूंगी बेटा। बच्चे ये है ना जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट गोल्स ऑफ द 5 year प्लान्स, इसके को क्या लिख दोगे, जेम्स। G for growth, E for equity, M for modernization and S for self reliance। ये आपकी फर्स्ट पेज पे गिवन है कि सेकंड में, हाँ फिफ्थ पे, पेज नंबर 5 पे। इसमें आपको F भी गिवन है, ठीक है। वैसे यस, वैसे क्योंकि अब हमारे नोट्स में ऑब्वियसली लिखा है तो हम सारे ही लर्न करेंगे, पर जेम्स F कर लो, ठीक है, या F की जेम्स कर लो, F की जेम्स, ठीक है। F मीन्स full employment and G stands for growth, E for equity, M for modernization and S for self-reliance. Most important topic. You can mark it as important. Why this has the highest probability of being asked in the exams. 99.9% चांसेस है कि ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है, जेम्स के ऊपर, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से एक बार देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चा। ग्रोथ, गवर्नमेंट क्या चाहती थी, इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि हम अपनी जीडीपी ग्रोथ करेंगे। कैसे करेंगे बच्चे, जीडीपी ग्रोथ रेट, कोई प्रोडक्शन बढ़ा के, प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एंड अगेन जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। तो पहली चीज क्या है, ग्रोथ करना चाहते हैं थ्रू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बोथ कैपिटल एज वेल एज कंज्यूमर गुड्स। फिर बच्चे मॉडर्नाइजेशन, कह रहे सिर्फ मॉडर्नाइजेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर दी या अच्छे, इवन थिंकिंग, कह रहे उस टाइम पे पहले के जमाने में औरतें नहीं पढ़ती थी, अब कहते थे औरतें भी पढ़ेंगी, औरतें भी काम करेंगी। तो दिस वाज अ डिफरेंट व्हाट मॉडर्नाइजेशन इन द आउटलुक, लाइक थिंकिंग में कह रहे थे कि सिर्फ काम की तकनीकों में नहीं, नॉट जस्ट इनोवेशन, even outlook, thinking outlook of people should also be modernized। self reliance क्या है, वो ये मेड इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में ही बनाओ और खाओ और बेचो, ठीक है। सब्सिस्टेंस भी नहीं और ये भी नहीं कि हमने बाहर के ट्रेड रिलेशन नहीं रखने, कह रहे करो, लेकिन इंपोर्ट सब्सिट्यूशन करो, इंपोर्ट सब्सिट्यूशन करो, सेल्फ रिलायंट रहो। जो चीज कभी आपके पास एक कह लो कि जैसे अब एग्जाम्पल हो, आजकल के टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा प्रमोट कर रही है, ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं, कितने सारे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा डिपेंडेंस उसके ऊपर है, पेट्रोल फ्रॉम अरब कंट्रीज। अब वो हमें पता नहीं है अभी कितनी बार होता है कि वो हमारे को अपने हिसाब से सप्लाई करते हैं पेट्रोल की, तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, अब उसका कोई सब्स्टिट्यूट तो क्या ही है, इलेक्ट्रिसिटी है सिर्फ, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, उसको मारो गोली और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदो। तो दिस इज अगेन व्हाट, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, राइट, सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं। लास्ट इज इक्विटी, कह रहे हैं कि सिर्फ एक, हाँ सिर्फ एक सेक्टर को नहीं हम ग्रो करना चाहते हैं, हम पूरी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं और हैव नॉट्स का गैप फिनिश करना चाहते हैं, ठीक है। एम्स टू इंश्योर दैट एवरीवन गेट्स बेसिक नीड्स एंड रिड्यूसेस इनइक्वालिटीज, ठीक है, बिटवीन पीपल। एंड फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है हम लेके आना चाहते हैं। फॉर दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क मस्ट गेट वर्क, and there must be full employment of resources also, not just people, right? हम क्या चाहते हैं, there should be no or nil wastages, right? तो जेम्स ध्यान रखोगे, F की जेम्स,
ठीक है, एफ की जेम्स, एफ स्टैंड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट और जेम्स, जी क्या है ग्रोथ, इक्विटी, एम मॉडर्नाइजेशन एंड एस सेल्फ रिलायंस। ठीक है, याद रखोगे बच्चे, नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखो अभी स्टार्ट कर दूंगी तो होगा नहीं, राइट। चलो थैंक यू ऑल, सी यू ऑल ऑन ट्यूसडे नाउ। ठीक है, हमने कोई टेस्ट करा